हमारे साथ रोविंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रोविंदर जी आपका। मेजर जनरल, रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. शिवाजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिटायर्ड मेजर जनरल वी.के. दत्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोविंदर जी आपके पास हम आते हुए, ये जो तू मैं वाली स्थिति हुई, मतलब ट्रंप की तरफ से जहां समझाने की कोशिश थी, उन्होंने ये कहा था कि देखिए युद्ध हम बंद करवा देंगे, और कोशिश में एक पहल, एक कदम आगे बढ़ाते हुए, एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए, लेकिन जिस तरह से पलटवार यहां पर जेलेंस्की की तरफ से किया गया, क्या देख रहे हैं आगे आने वाले जो दिन हैं वो क्या होंगे? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर आपके साथ एंड ऑल द एस्टीम्ड जनरल्स, यू नो, डेफिनेटली इस आने वाले दिन भी कुछ इसी तरह के रहेंगे, परंतु सब चीजों को अलग रखिए। मेरे ये विचार है 3 चीजों को लेके जी। पहला मेरा विचार है ये मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी, मैं कहूंगा क्यों। दूसरा मेरा विचार है व्हाइट हाउस की जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी वो गलत थी। अब मैं इन दोनों को एक्सपैंड करता हूं। देखिए, अमेरिका कोई भी जब 2 लीडर्स मिलते हैं, उससे पहले 80% काम हो चुका होता है दोनों लीडर्स की टीम्स का, डिप्लोमैट्स का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का, नेगोशिएशंस हो चुकी होती है, क्या है ये वो, कौन कौन से मुद्दे, करीब 80% तक मोर और लेस अंदाजा बन जाता है कि एजेंडा क्या है। फिर दोनों लीडर्स मिलते हैं, कुछ फाइन ट्यून करते हैं, कुछ पॉलिश करते हैं, और हो सकता है बातों बातों में कोई बड़ी जॉइंट आइडिया आ जाए, वो करके बाहर आके एग्रीमेंट देते हैं। अब अमेरिकन डिप्लोमेसी, और इसमें मेरे ख्याल से फॉल्ट लाई करती है अमेरिकन डिप्लोमेसी में। अमेरिकन इंटरलॉक्यूटर्स को पता है क्लियरली कि यूक्रेन और जेलेंस्की की क्या विचार है, उनकी क्या पोजीशन है। उन्हें यह भी पता है कि उनकी अपनी, यानी कि उनके प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन है। तो इन्हें ये होमवर्क पहले करना चाहिए था कि दोनों सेम पेज पे आ जाएं, तब ये मीटिंग हो। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गैप, मिस स्टेप है। ये मीटिंग 10 दिन बाद हो जाती शायद, क्योंकि जल्दी जल्दी में, स्पीड में मामले चल रहे हैं। रियाद में मीटिंग हो रही है, इस्तांबुल में हो रही है, लंदन में हो रही है, मैक्रोन आ रहे हैं। इस तेजी में मेरे ख्याल से अमेरिकन डिप्लोमेसी का एक ये बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से ये मिस्टेक है। वन, ये मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। 10 दिन बाद होती, 15 दिन बाद होती, जब दोनों कॉमन पेज पे आ जाते मोटे मोटे मुद्दों पे। दूसरा, अगेन आई थिंक अमेरिकन लेट्स से इंटरलॉक्यूटर्स, प्लानर्स का मिस्टेक है। व्हाइट हाउस में क्या जरूरत थी कि दोनों लीडर्स बैठे हैं? आपको पता है इन दोनों लीडर्स के अलग अलग विचार हैं, आपको पता है ट्रंप क्या कहता था, जेलेंस्की क्या कहता है, राइट? और ये किस तरह से बात करेंगे। बेटर ये होता, श्योर, दोनों लीडर मिलते, हैंडशेक करते, फोटो ऑप होती और बंद कमरे में चले जाते। उस बंद कमरे में इनकी जितनी रंजिश है, जितने गिल्ले शिकवे हैं, जितनी आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपस में करते 2 घंटे 3 घंटे। उसके बाद जो मिनरल डील बनने की थी, अव्वल तो वो थी ना, अगर होता कि मिनरल डील बनती है या नहीं बनती है, कमरे के बाहर आते, बन जाती डील तो कहते बन गई, सेलिब्रेट करते। नहीं बनती, दोनों लीडर्स बाहर आते, कहते भैया हमारी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, वी डोंट एग्री, ट्रंप कुछ और कह देता। तो मेरे ख्याल से ये दो बहुत आई मीन डिप्लोमेसी में आई थिंक ये लर्निंग पॉइंट है। एक पॉइंट मैं और कहूंगा, बेहतर ये होता कि जेलेंस्की एक इंटरप्रेटर यूज करता, यूक्रेनियन में बात वो करता, उसका इंटरप्रेटर इंग्लिश करता, और इंग्लिश ट्रंप और वैंस को बताते, वो अंग्रेजी में जवाब देते, ट्रांसलेट होता। ऐसे में जो ये तू मैं एकदम सडनली चल गई ना, आप तू मैं, यू डिड दिस, बाइडन दिस दैट, उसका टेम्पो स्लो हो जाता। तो ये एक बहुत अहम टैक्टिक भी होती है लीडर्स की, कि अपने को टाइम देना, अपने को बफर देना, और कई बार ये भी होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इंटरप्रेटर पे ब्लेम कर दो। तो आई थिंक ये 3 मिस्टेक्स हुई हैं। 2 मिस्टेक हुई हैं अमेरिकन प्लानिंग की, और एक मिस्टेक हुई है जेलेंस्की की तरफ से कि वो अपनी यूक्रेनियन भाषा में बोलता, ताकि बातें सहज रूप से चलती, ना कि टोटल तू मैं में डिसॉल्व हो जाती जी। अब इसके अलावा ये जो इस एपिसोड से जो बाहर निकले हैं, जेलेंस्की को एक अलग इंपैक्ट हुआ है, ट्रंप को भी इंपैक्ट हुआ है। ट्रंप तो मास्टर ऑफ द डील है ना, वो तो सुबह कह रहे थे हम $350 बिलियन की यार डील कर लेंगे। और ट्रंप का ये डील करने का स्टाइल है एग्रेसिव होना, ब्लफ करना,
वो उनका स्टाइल है। वो न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट की जो डील्स होती हैं, हसल बसल ये वो वाली, वो उस तरह से कर रहे थे, राइट? तो वो उनका चलना, बट वो डील हुई नहीं ना। तो ट्रंप के लिए एक थोड़ा सा, आई वुड नॉट से सेटबैक है। अब या तो ट्रंप इंसल्टेड फील करेंगे थोड़ा, राइट, या ज्यादा, बट उसने कहा है कि जेलेंस्की वापस आ सकता है। अगर वो पीस डील करने को तैयार हो तो मैं जेलेंस्की से बात करूंगा। तो ट्रंप एक तरह से स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को रिस्पेक्ट भी करता है, और वो ये कहता है कि मेरा सामने अगर कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट हो या जिससे मैं डील कर रहा हूं, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो, उसको मुझे दबा करके उससे डील करने में मुझे विक्ट्री का मजा अलग आता है, राइट? तो ये ट्रंप की स्टाइल रहा है, इसकी बिजनेस में, इसकी पॉलिटिक्स में। जहां तक रही लास्टली जेलेंस्की की बात, तो जेलेंस्की वापस जा रहे हैं, तो या तो उनका इतना बैगेज हो गया, उनके ऊपर इतना नेगेटिव हो गया कि वो यूक्रेन जाकर के वापस रिजाइन कर दें, क्योंकि और उनकी जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है वो नेक्स्ट होता है, उसको आगे रख दें। सर ये भी तो वो कह बन जाए सकते हैं ना प्रेस- कि अब कहीं ना कहीं जहां से दोस्ती और एक भरोसे की उम्मीद और एक था कि आप हमारा सहयोग दे रहे थे अब तक, अब वो सहयोग भी कहीं ना कहीं बंद है। तो ऐसे में जो आप बात कह रहे हैं कि जाने के बाद हो सकता है इतनी नेगेटिविटी है कि वो रिजाइन भी कर सकते हैं, तो संभवतः ये भी एक चांसेस यहाँ पर। या श्योर चांस है, बट शायद चांस कम भी है। जेलेंस्की कंटिन्यू कर सकता है, जैसे ट्रंप ने भी कहा है जी कि वापस आए, मेरे से डील करे। तो या तो जेलेंस्की ये देखे कि अपने देश के जी नेशनल इंटरेस्ट में बेहतर ये है कि उसकी बजाय कोई दूसरा बंदा जाए, फ्रेश स्टार्ट हो, जिसका कोई ये इमोशनल बैगेज ना हो ट्रंप के साथ, राइट? या फिर जेलेंस्की कैन कंटिन्यू, बट जेलेंस्की को झुकना पड़ेगा। रियलिटी ये है, झुके, एडजस्ट करे और ट्रंप से फिर बोले यस हम रेडी हैं बिल्कुल, आज नहीं तो पीस कल के लिए। जेलेंस्की को यहाँ पर झुकना होगा। मेजर जनरल एक ही सी बात सर आपके पास आते हुए, देखिए कई सारे शब्द जो हैं कि मिस स्टेप उठाया गया, मीटिंग ये होनी नहीं चाहिए थी, जिस तरह से रविंदर जी भी कह रहे थे। क्या ये हम माने, क्योंकि देखिए 2-3 गलतियां जो रविंदर जी ने बताई कि कहीं ना कहीं बंद कमरे में आपको बातचीत करनी चाहिए थी, लैंग्वेज जो यूक्रेनी भाषा है उसका इस्तेमाल होता है तो शायद इतनी ज्यादा तुतुमे वाली चीज जो है वो दुनिया के सामने नहीं आ पाती। अब ये माने कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए ये गलती डोनाल्ड ट्रंप से हो गई। उनको लगा कि मैं बोलूंगा और जेलेंस्की मान जाएंगे, क्योंकि मैंने इतना उनके ऊपर एहसान कर दिया है कि अब वो एहसान को ना कह ही नहीं सकते, मैं जो कहूंगा वो कर देंगे। हाँ बिल्कुल, देखो किरण, सच्चाई क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि ये जल्दबाजी में हुए, इसकी प्लानिंग वगैरह तो होगी थी, मगर दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी अगर अनप्रिडिक्टेबल है, जेलेंस्की भी काफी अनप्रिडिक्टेबल है। अभी देखो हुआ क्या है कि जो ये गुड अर्थ मिनरल की डील थी, उसका मतलब ये जो मिनरल डील है, ये अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हमने आपको 350 बिलियन डॉलर की मदद दी है, आप हमें अपने ये जो गुड अर्थ जो मिनरल्स हैं इनमें आप हमें अपना भागीदार बनाएं, हम इसको निकालेंगे और इसका जो पैसा आएगा हम आपके लिए भी खर्च करेंगे, और दूसरा हम यकीन करेंगे अगर हम होते हैं तो आपको इनडायरेक्टली एक सेफ्टी गारंटी मिलती है। मगर जेलेंस्की का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, बार बार वो ये कह रहे हैं कि आप सीज फायर की बात करते हैं, आप सेफ्टी गारंटी नहीं दे रहे। कहता सीज फायर अगर रूस करेगा तो रूस इसको मिलिट्री पोज की तरह इस्तेमाल करेगा, थोड़ी सी देर लड़ाई बंद करेगा, अपने आप को रिकूप करेगा, रिफिट करेगा, फिर हमला कर देगा। आप हमें एक प्रकार से सिक्योरिटी की गारंटी दें कि आने वाले टाइम में अगर रूस हमला करता है तो अमेरिका साथ खड़ा होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन चला हुआ था बेसिकली यूक्रेन और अमेरिका के बीच में। अब जो जेलेंस्की को समझ आना चाहिए, उसकी पोजीशन वीक है, वो बॉर्डर एरिया पे धीरे धीरे लूज करता जा रहा है। 18% जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है कि जो डोनबस का इलाका है, डोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खारासोन में 12% इलाका लूज कर चुके हैं, और अगर क्रीमिया को भी मिलाया जाए तो 2014 में 18% है, और हर रोज वो लूज करते जा रहे हैं। रूस की पोजीशन हर रोज स्ट्रांग होती जा रही है। अगर ये लड़ाई चलती गई तो इसमें क्या होगा, यूक्रेन और लूज करेगा। हाँ, एक अच्छी बात है, यूक्रेन ने जो कुर्स्क का इलाका लिया है 1200 स्क्वायर किलोमीटर, वो बाय एंड लार्ज उसने अभी तक होल्ड कर रखा है, इंस्पाइट कि 12,000 वहां पर नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स भी डाले रूस ने। मगर ये सच्चाई है कि जो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर, जिस प्रकार से यूक्रेन की ग्राउंड सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए ये डील बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये जो अगर गुड अर्थ मिनरल डील जो थी, जो मिनरल डील है,
उसमें दोनों देशों का फायदा होना था। अमेरिका का दो फायदे थे। अमेरिका एक तो ये चाहता था कि इन मिनरल को जो है वो एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाएंगे दोनों देश, और हम इसको एक प्रकार से वो पैसा इस्तेमाल करेंगे जो बिल्डअप करने के लिए यूक्रेन। पर सबसे ज्यादा उसको फायदा ये था कि आज उसकी ओवर डिपेंडेंस है इन चीजों के लिए चीन पे, चाहे कोबाल्ट है, चाहे लिथियम है या जिंक है। वो चाहते हैं कि वो डिपेंडेंस चीन से घटे और यहां से स्टार्ट हो। तो ये सच्चाई है कि ये जो डील हो रही थी, ये बातचीत पक्का हो चुकी थी और कहीं ना कहीं ड्राफ्ट बन गया था। मगर जिस प्रकार से सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हुई, हाँ ये सच्चाई है, एक के बाद एक बात निकलती गई और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मगर मुझे पूरा विश्वास है, अब जेलेंस्की वहां से कहां गए हैं? जेलेंस्की शाम को वहां पर फॉक्स न्यूज में थे, वहां पर उन्होंने बताया है कि हाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सॉरी तो उन्होंने बोला है, और अब वो गए हैं यूनाइटेड किंगडम में। हाँ ये मैं मानता हूं, यूरोप की सारी कंट्री इंक्लूडिंग यूके वो आज भी जेलेंस्की के साथ खड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान ने भी जेलेंस्की के पक्ष में दिया है। मगर ये समझना चाहिए जेलेंस्की को और यूरोपियन कंट्री को, क्या वो लड़ाई लड़ सकते हैं अमेरिका की हेल्प के बगैर? ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी 40 से 50% जो मिलिट्री हेल्प मिल रही है यूक्रेन को, वो अमेरिका से मिल रही है। अगर अमेरिका इस लड़ाई से निकल जाता है या नाटो से के साथ मदद नहीं करता, वो बाहर हो जाता है, तो फिर यूक्रेन लड़ नहीं पाएगा। यूक्रेन बड़ी जल्दी हाथ खड़े कर देगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी तो कोशिश करेगा ना कि बाकी जो यूरोपीय देश अभी फिलहाल जेलेंस्की के साथ है, क्योंकि कई सारे ऐसे अभी तक जो इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं वो सामने भी आ चुकी है, लेकिन अब अमेरिका कोशिश करेगा ना कि उन सबका साथ मेरे साथ आ जाए, वो जेलेंस्की के साथ ना जाए, और इसके लिए ट्रम्प कार्ड तो ट्रम्प से बेहतर और कौन खेल सकता है? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो यूके है, जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, केयर स्टारमर, वो आ सकते हैं अमेरिका की तरफ। कहा जो इनोमिनल मैक्रॉन है, जो प्रेसिडेंट फ्रांस के, शायद ना आए, और जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, वो भी आ सकती है। हाँ आपका पॉइंट में दम है, क्योंकि अगर अमेरिका प्रेशर डालता है तो एक फ्रैक्चर्ड हो जाएगा यूरोप के अंदर भी। मगर सच्चाई यह है कि जेलेंस्की को यह समझना चाहिए, उसको पीस डील बहुत जरूरी है। वो लड़ाई लूज कर रहा है, उसके पास मिलिट्री हार्डवेयर है नहीं, और उसने हर दम अपनी जो नुकसान जो है वो ज्यादा हो रहा है। और अब सच्चाई क्या है, क्या रूस का भी नुकसान उतना ही हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली रूस का इतना नुकसान नहीं हो रहा। जेलेंस्की का ज्यादा है, यूक्रेन का ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा ऑप्शन था। मेजर जनरल, आ रही हूँ उसी बात सर आपके पास। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब आपके पास सर, कि एक अच्छा ऑप्शन था ये जेलेंस्की के पास में, यूक्रेन को आपको बचा लेते आप, एक खूबसूरत देश था वो, और अभी देखिए किस तरह से तबाही वहां पर मची हुई है, लोग छोड़ करके जा चुके हैं। अब आप अगर कहीं के राजा बन भी रहे हैं, तो वैसे राजा बनने का क्या मतलब है जहां सिर्फ खंडहर ही खंडहर नजर आने वाला है? एक अच्छा ऑप्शन था, एक अच्छी डील होने जा रही थी। आप चाहे देखिए ट्रम्प को हेट करे, नफरत करे कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता है, इस तरह से बात कर जाते हैं, बहुत प्रेशराइज करते हैं, आप कुछ भी कहें, लेकिन युद्ध अगर वो बंद करवा रहे हैं तो ये बेहतर, अच्छी बात है ना, शांति की बात वो कर रहे हैं। देखिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की के पास कई ऑप्शंस है। पहली बात, देश का कोई भी लीडर, किसी भी देश का कोई लीडर अपने देश को बेच नहीं सकता है, ये मेरा मानना है। ये नैतिक तौर पे अगर कुछ चीजें देखी जाए, शुरू से एक नैरेटिव चला है रशिया से कि वो नाटो की वो मेंबरशिप मांग रहा था। आज ये लड़ाई अगर पहली बात होती ही नहीं, अगर बुदापेस्ट एग्रीमेंट में जो न्यूक्लियर वेपन्स तकरीबन 1900 थे वो रूस को वापस नहीं करता यूक्रेन, पहली बात ये लड़ाई होती नहीं। और वही मुद्दा आज तक है, अभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। यूक्रेन हमेशा बोलता है कि मेरे को रूस से डर है। 1950 में रूस ने यूक्रेन, वेस्टर्न यूक्रेन में क्या क्या किया है वो पूरे विश्व को पता है, और इसीलिए वहाँ यूनाइटेड इनकी आर्मी खड़ी हुई थी यूक्रेन की लड़ने के लिए। उसके बाद बुदापेस्ट एग्रीमेंट का मैंने बता दिया है। सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई अगर नहीं होती तो उसी के लिए उन्होंने आज सिक्योरिटी गारंटी, वो उनकी शुरू से यही मांग है, क्योंकि उनको थ्रेट है, और उन्हीं को नहीं, अमेरिका को थ्रेट नहीं है रूस से, पूरे यूरोप को थ्रेट है। अगर ये लॉजिक है रूस की, या अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, अभी फिनलैंड ज्वाइन किया है नाटो, स्वीडन ज्वाइन किया है, बॉर्डर स्टेट्स हैं, उन पे हमला क्यों नहीं किया? कहने का मतलब है ये थोड़ी
ये बहुत हाई लेवल पे देखे जाए। और आज अगर आप पुतिन को भी देखिए, इस यूनाइटेड यूएसएसआर को तोड़ा किस कंट्री ने है? एक ही देश ने तोड़ा है, वो है अमेरिका। अफगानिस्तान में उनको जाके तोड़ा है और उन्होंने सारी फंडिंग, सारे हथियार, स्टिंजर मिसाइल सब कुछ दिया और यूज किसको किया? जिहादी एलिमेंट जो पाकिस्तान में ट्रेंड हो रहे थे। क्या पुतिन भूल सकता है कि यही अमेरिका ने उस देश को तोड़ा है? और वही पुतिन आज जब माइकल गोर्बाचोव भी मरा था, उसको उन्होंने कोई स्टेट फंडल वगैरह नहीं दिया। यही पुतिन की एक मंशा है कि यूनाइटेड यूएसएसआर जो एक पहले था वो वही उस स्टेज पे आना चाहिए। और 2014 में आज जो ये हुआ है, ये 2014 से ही ये ज़ेलेंस्की ने बोला था वांस को। पहली बात मैं ये मीटिंग के बारे में ही बोलना चाहूंगा, वो फिर मैं बाद में आता हूँ। आप एक देखिए, ये दो प्रेसिडेंट्स की मीटिंग थी। ये मीटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ नहीं थी। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स में दोनों तरफ सिर्फ लीडर बोलते हैं। आज वांस ने जब ये शुरू किया और उनको एक्यूज कर रहा है और उनको पाठ पढ़ा रहा है कि डिप्लोमेसी से ये होना चाहिए, तो क्या ज़ेलेंस्की को अपने देशवासियों के लिए अधिकार नहीं है वो भी अपना एक व्यू पॉइंट प्रकट करे? तो ये दूसरा, जितनी भी ये मीटिंग्स होती हैं, जब स्टार्ट होती हैं तो मीडिया अलाउड होती है और वो होती है इंट्रोडक्टरी या जब ये एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स होती हैं। मीडिया इतने सेंसिटिव इश्यू में, सीक्रेटिव इश्यू में कभी प्रेजेंट नहीं होती है। ये जानबूझ के मीडिया को रखा गया है और जानबूझ के ये वांस ने ये शुरू किया इस प्रकार की वो उत्तेजित हो जाए। और कई मैं भी अगर होता, मैं तो अपने देश के लिए लड़ जाता। तो सर इसके पीछे फिर ट्रम्प की मंशा क्या है? आप कह रहे हैं अगर कि जानबूझकर के मीडिया को रखा गया, तो इसके पीछे मंशा क्या है? कि देखिए, ट्रम्प की मंशा बहुत साफ है। वो दिखाना चाहते हैं कि वो पीस मेकर हैं और पुतिन भी ये वीडियो में देखते। देखिए, प्रेशर पहले उनको डाला है। जैसे ही वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उतरे, जिस प्रकार वहां पर उनको रिसीव किया, आपने देखा था वो वही यूनिफॉर्म जो उनकी एक पहनते हैं, उस पे कमेंट मारा, किसी को नीचा दिखाना। उसके बाद जब वो बैठे, शुरू में ही वो वांस ने शुरू की मीटिंग और ये डायलॉग में बोला कि डिप्लोमेसी से आपको पता नहीं है ये रिजॉल्व होगा। तो कहने का मतलब है ये जो प्रेशर टैक्टिक्स थी, ये किसी को नीचे दिखा के जिससे वो बाद में झुक जाए और पुतिन और पूरी विश्व देखे कि देखो ट्रम्प में इतनी पावर है। लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ेलेंस्की इस प्रकार रिएक्ट करेंगे। और जो ज़ेलेंस्की का रिएक्शन है, क्या उनको अपना पलड़ा रखने का कोई वजह ही नहीं है? ये तो ऐसी कोई डिप्लोमेसी नहीं होती है। और इसीलिए जिस प्रकार रॉबिन जी ने भी बोला है, हमेशा ये मीटिंग सेंसिटिव होती हैं, ये क्लोज डोर्स में की जाती हैं, वर्ल्ड को प्रचार करके नहीं की जाती हैं। अब जहां तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, देखिए, उन्होंने मेरे ख्याल तो एक अच्छा कदम दिखाया है और ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, पूरा यूरोप उनके साथ खड़ा है। अभी स्टेज ये आने वाली है कि क्या पुतिन कभी अमेरिका का साथ देंगे? इसका जवाब है नहीं। पुतिन कभी अमेरिका का वो नहीं देंगे। वो तो उसको बस, उनको तो सबसे अच्छी चीज आज हो गई है, प्लेटर में मिल गई है कि नाटो बिल्कुल टूट चुका है। तो कहने का मतलब है यूरोप का भी रिवाइवल होगा। हो सकता है ये नाटो से ये निकल जाए और एक नया यूरोपियन फोर्स खड़ी हो। और ये जो अभी यूके ने भी डिफेंस बजट बढ़ाया 2.3% से 2.5% कर दिया जीडीपी का जी। उन्होंने यहाँ तक बोला वी आर रेडी टू डिप्लॉय फोर्सेस। सोल्यूशन निकलेगा, कोई दूसरे तरीके से निकलेगा, लेकिन कोई देश का सौदा नहीं कर सकता है। आज किसी भी देश को किसी अधिकार नहीं है बोलने का कि आप नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, सबकी मर्जी है। आज भारत को ले क्या चीन बोल सकता है क्वाड में ज्वाइन नहीं करेंगे? कल क्वाड अगर मिलिट्री लेवल पे हो जाए तो क्या चीन बोलेगा हम हमला करेंगे, हमारे लिए थ्रेट है? ये ऐसे नहीं होता है। हर देश को अधिकार है किसी भी अलायंस में ज्वाइन करने का, कुछ भी करने का। ये टारगेट सिर्फ यूक्रेन को किया गया और उन्होंने पहला मोरा बड़ा चुना। कारण ये था कि सारे डर जाएंगे। ये तो मिसफायर हो गया उनका। जब उनका पहला हमला शुरू हुआ था, मल्टी डायरेक्शनल अटैक थे कीव में, बेलारूस, हर जगह से हुआ था। ये कारण ये था कि उसने एक्सपेक्ट किया था ये कीव कोलैप्स हो जाएगा, ये प्रेसिडेंट पुतिन को, ये ज़ेलेंस्की कोलैप्स हो जाएगा। 3 साल तक एक देश लड़ चुका है और अभी भी लड़ा है। ये बड़ी बात है। लेकिन बड़ा सपोर्ट तो सर यहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से, मतलब अगर 40 to 50% उन्हीं की तरफ से हथियार मिल रहे हैं, जिसकी बात देखिए ट्रम्प कर भी रहे हैं और खुलेआम कह भी रहे हैं कि आप इस तरह से लड़ाई लड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि सारी के सारे हथियार जो है कहीं ना कहीं हमारी तरफ से जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मैं आगे बढ़ते हुए हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल है ओपी तिवारी जी, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तिवारी सर, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मेजर जनरल हम दत्ता सर के पास चलते हैं।
दत्ता सर, आपसे हम थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पीस सिर्फ दिखाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से अभी संजय सर ने भी कहा कि देखिए पीस सिर्फ दिखाने की कोशिश हो रही है कि ट्रम्प कितने पीसफुल है, कितना शांति चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर में। लेकिन हमने देखा है, हम अगर इतिहास पर जाएं, हमने हिस्ट्री देखी है उनकी कि देखिए इन्हीं हथियारों को बेच करके, चाहे लड़ाई वो दो देशों के बीच में कराना हो, देश को तोड़ करके कराना हो, हथियारों के बल पे ही अपनी अर्थव्यवस्था को हमेशा अमेरिका जो है वो बढ़ाता रहा है। ऐसे में क्या कोई दूसरा अब एक रूट लेते हुए ट्रम्प दिख रहे हैं कि अब युद्ध नहीं होगा, हम जो है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस तरह से हथियारों की सप्लाई या हथियारों को बेचना ये नहीं करेंगे, बल्कि किसी दूसरे रास्ते से जो है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये किस तरह से फिर यहाँ पर फिट बैठता है? बिल्कुल, देखिए किरण, ऐसा है, बड़ी पुरानी सेइंग है, दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और फोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर मुनासिर होता है कि एक नेशन का उस समय का इंटरेस्ट क्या है। अभी और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आपने जो बॉडी लैंग्वेज देखा ट्रम्प साहब और पुतिन, सॉरी अपना ज़ेलेंस्की जी, अभी एक होता है कि आप अपने इक्वल से बात कर रहे हैं, वो इक्वल कोई आपके साथ में सुलह बंदी या कोई एक मसौदा लेके आया है जिसके ऊपर एग्रीमेंट होना है। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है अमेरिका का इस जंग के अंदर, और किस प्रकार ज़ेलेंस्की को प्रॉप अप करके जबरदस्ती रूस के साथ लड़वाया गया, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप ने उसको एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया। उसने बोला तेरी कोई हैसियत नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है, अगर तू थर्ड वर्ल्ड वॉर में दुनिया को झोंकना चाहता है ये हम नहीं होने देंगे। और तूने अपनी मर्जी के चलते पूरी अपने मुल्क का तबाही करवा दी। ये बहुत उसके बीच में जो अगर आप पॉइंट्स को सुने तो आपको ये निकल के आएगा, वो शुरू से ही ट्रंप बोलता जा रहा है कि ज़ेलेंस्की इज अ विलन, इसके कारण ये जंग हुई। अगर ये जो भी इसने एक थीम पकड़ी थी वो ना पकड़ता तो ये जंग होनी नहीं थी, रूस यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करता। अभी अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री में ले जाऊं जी। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चलिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने यूरोप के ऊपर कब्जा करना शुरू किया और बाद में फाइनली वो इंग्लैंड के ऊपर हमला शुरू कर दिया, और तब वहां से जो प्रधानमंत्री थे यूके के, वो भाग के गए अमेरिका मदद मांगने अमेरिका से कि हमारी मदद करें। और उसके अंदर जो मीटिंग हुई और जो समझौता हुआ, उसके बाद जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप को लिबरेट करने के लिए और इंग्लैंड को बचाने के लिए वो जंग में कूदी, और उन्होंने आस्ते आस्ते लड़ाई के अंदर जर्मनी को धक्का मारते मारते फाइनली एक तरफ से जो अमेरिकन और ये अलाइड्स और दूसरी तरफ से जो रशियन ट्रूप्स थे, उन्होंने इसको जर्मनी को फाइनली उनको डिफीट करके उनके घुटने टिका दी। तो अगर अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं कूदता तो आज के दिन में यूरोप और इंग्लैंड का नक्शा शायद अलग होता और जर्मनी का एक और रुतबा होता। तो ये तो होगी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अभी आप चले साहब, पुतिन ने क्या बोला था इसको ज़ेलेंस्की को कि जनाब आप ज्वाइन मत करिए नाटो, आप डोनबास लुहांस्क को भूल जाइए, रशियन स्पीकिंग एरिया है, इनको आजादी दे दीजिए और क्रीमिया हम आपको वापस नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, आप अपना जिंदगी जिए, जो मर्जी करें। उस समय ये बाइडेन साहब ने इसको प्रॉप अप किया ज़ेलेंस्की को और बोला बेटा तू भिड़ जा और हम तेरे पीछे खड़े हैं। और वही नहीं, जो डेमोक्रेट्स है अमेरिका के, जो डीप स्टेट की हम बात करें, तो इसको भी किसने खड़ा किया था ज़ेलेंस्की को? ये एक जो मतलब विलियन, सॉरी विलियन क्या मतलब, वो कॉमेडियन को खड़ा किया उन्होंने, प्रेसिडेंट बना दिया यूक्रेन का। और उसके बाद में ये जब प्रेसिडेंट बना, डोनबास लुहांस्क में इनकी जो अज़ोव बटालियन, जिनको ये नाजी बोला करते थे रशियंस, उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया रशियन स्पीकिंग पब्लिक के ऊपर। ये इसके ऊपर वार्निंग देते रहे इनको, भाई मत करो तुम ये अत्याचार मत करो। अगर आप वो हिस्ट्री देखें ना उस समय की कि क्या अत्याचार करे यूक्रेनियन फोर्सेस ने डोनबास लुहांस्क में। अभी उसके बाद जब रशिया ने वार्निंग दे दी कि आप नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, और उन्होंने ये भी बोला कि साहब संजय सर कह रहे हैं ना कि कोई भी देश की अपना एक अधिकार होता है वो किस चीज को ज्वाइन करे नहीं करे। मैं बता रहा हूं आपको जी, अभी नाटो का क्या रुतबा है और क्या जरूरत है। जब वार्सो पैक्ट था, जब सोवियत यूनियन था, वार्सो पैक्ट कंट्रीज थे
और उसको मुकाबला करने के लिए नेटो का एक अलायंस बना। अभी जब आपने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया, वार्सो पैक्ट खत्म हो गया और आप लगातार फिर नेटो बढ़ाई जा रहे हैं, किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। जो रशियन चाहेंगे कि उनके दरवाजे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और ये बात पुतिन ने बिल्कुल क्लियर करी थी। मैं डेविल्स एडवोकेट बन के बात कर रहा हूं, मेरा ना पुतिन से जोड़ती है ना ज़ेलेंस्की से, लेकिन अगर आप देखें कि क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों के ऊपर ये जंग शुरू हुई और किस प्रकार इसको ज़ेलेंस्की को उकसाया गया। यूक्रेन विल फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन, हथियार हमसे ले लो, तुम मरते चले जाओ। यूक्रेन की तबाही हो गई, आप मान के चलिए। अभी आप देखें बिल्कुल, जब अमेरिका की तो हिस्ट्री यही रही है सर कि हमेशा अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं उन्होंने इसी तरह से दगा दिया। आज यूक्रेन में भी जी ट्रंप ने जब इलेक्शन लड़ी, हाँ। उसने ये बोला कि मैं डीप स्टेट के जितने कारनामे इनको बंद करूंगा और मेक अमेरिका ग्रेट तो अलग बात है, और मैं जंग हर एक जगह पे बंद कराऊंगा, ये उसने बोला था। और इसके पहले भी जब ये बातचीत हुई है, चाहे वो सऊदी अरब में हुई हो, मिलान में हुई हो, उससे पहले स्विट्जरलैंड में भी एक इनकी मीटिंग हो चुकी है, किसकी? रशियंस और अमेरिकन की, कि किस प्रकार इस जंग को खत्म किया जाएगा। उसके अंदर ज़ेलेंस्की को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? अमेरिका को पता है हमारा पपेट है, हम जो बोलेंगे वहां साइन करेगा ये। ठीक है। खैर, अभी ये तो बात होगी अलग। अभी आगे अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें, रोबिन साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। जब डिप्लोमेसी होती है, मुद्दे पहले से रिजॉल्व होते हैं, एडवाइजर लोग मिलते हैं, एक मसौदा बनता है, उसके बाद फाइनल जो बातचीत होती है, हैंडशेक होता है और मसौदा साइड हो जाता है। तो वो डिप्लोमेसी इस हालत में नहीं है। अमेरिका इसके साथ में कोई डिप्लोमेसी नहीं कर रहा है। वो एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, यूक्रेन उसका पपेट है, और ये जो ज़ेलेंस्की है उसके द्वारा पैदा किया एक आदमी है जो वहां बिठाया गया, जिसने अपना देश तबाह करा लिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के चलते। ठीक है सर, आपको नूलन ठीक है डॉलैंड सर, का मैं भी आपके पता पास वापस होगा। लौटती हूँ सर, वापस आती हूँ दत्ता सर आपके पास। एयर मार्शल ओपी तिवारी जी का रुख करूंगी। सर, आपसे इस बात को, देखिए जो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की पपेट, यूक्रेन को पपेट बनाने की एक कोशिश अमेरिका की, देखिए लेकिन जिस तरह से तेज तरार तरीके से ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर जवाब दे दिया है, इसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो ट्रंप ने रखी नहीं होगी, और यही बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं अभी तिलमिलाए से होंगे ट्रंप। आपसे हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या अब ज़ेलेंस्की से दूरी अगर हो गई है ट्रंप की, अमेरिका की यूक्रेन के साथ, तो क्या पुतिन के नजदीक भी जा सकते हैं? दोनों की बातचीत भी हो सकती है? क्या बेहतर रिश्ते हो सकते हैं आने वाले दिनों में? जैसा देखिए सभी कह भी रहे हैं कि अगर हम इसको देखें इंटरनेशनल में या फिर कंट्रीज के बीच में जो एक पॉलिटिक्स होती है, इसमें ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। इस बात से बिल्कुल सहमत हुए। अभी दत्ता साहब जो बता रहे थे, ये पॉइंट बिल्कुल फैक्ट है एंड आई एम फुली इन एग्रीमेंट विद हिम कि ये जो ज़ेलेंस्की को, जैसे ये पीस की बात 2022 में भी 2 महीने वॉर के बाद हुई थी, लेकिन अमेरिका के कहने पर ये पीस वार्ता आगे नहीं बढ़ी थी और शांति नहीं आई थी। अभी देखिए इसमें 2 पहलू भी हो सकते हैं। एक पहलू तो हो सकता है कि ट्रंप ही थोड़ा टाइम बाय करना चाहते हो, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर बंद कर दूंगा, फिर कहा कि 1 हफ्ते बाद बंद कर दूंगा। अब इस एपिसोड से हो सकता है कि इनको कुछ समय चाहिए, कुछ और डिसीजन लेने होंगे, तो ये एपिसोड इस तरीके से भी क्रिएट किया जा सकता था, स्टेज मैनेज भी हो सकता है। जहां तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, ज़ेलेंस्की हैज नथिंग टू लूज। ज़ेलेंस्की को कुछ नुकसान नहीं होने वाला था। ज़ेलेंस्की इतिहास में अमर होना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया और जो इस तरह से वॉक ऑफ किया। इस वॉक ऑफ करने से यूक्रेन का ही नुकसान होगा। यूक्रेन के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं होंगे उस रिसोर्स को ये माइन कर सके और पैसा जनरेट करके यूक्रेन को डेवलप कर सके। जहां तक अमेरिका का सवाल है, 500 बिलियन की सपोर्ट दी हुई है, तो 500 बिलियन अमेरिका तो यूक्रेन से वसूलेगा ही। इवन बाइडेन होते तो भी वसूलते, अमेरिका तो ऐसे कुछ छोड़ता नहीं है। ये तो लेना ही था। इसी चक्कर में इनको ये जो रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ की माइनिंग है, जो उनकी रिक्वायरमेंट आजकल किस में है? देखिए डिफेंस में है, मिसाइल्स में है, एरो इंजन्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सोलर एनर्जी में है। अब ये रेयर अर्थ की माइनिंग 60% माइनिंग चाइना के अंडर हो रही है, और उसके बाद नेक्स्ट जो रशिया और यूक्रेन के पास है। तो ये एक यूक्रेन जो है अमेरिका के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उसको यहाँ पर लिथियम जितने 17 रेयर मिनरल्स हैं और उनको निकालना उसके मतलब की बात है। लेकिन ये यूक्रेन के पास है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है कि यूक्रेन का बस का नहीं है। तो डील तो यही साइन होनी थी कि ये जो हम माइन करेंगे, जो खर्चा होगा 50% बाहर वाले देंगे, 50% यूक्रेन को जो प्रॉफिट मिलेगा उससे यूक्रेन बिल्डअप हो जाएगा। ये यूक्रेन को बिल्डअप करने का एक अच्छा मौका था, जिसको ज़ेलेंस्की ने अपने फायदे के लिए, इतिहास में एक अपना नाम लगाने के लिए उन्होंने गवा दिया। लेकिन समय की बात है। अभी देखिए यूक्रेन की ज़ेलेंस्की की पॉपुलैरिटी यूक्रेन के अंदर कितने हैं?
एक मैं स्टडी पढ़ रहा था, उसमें 10 या 15% भी नहीं है। ये वॉर की सिचुएशन में चल रहा है, यूक्रेन की लोग नहीं चाहते कि यूक्रेन में जेलेंस्की चलता रहे। अब देखिए, जिससे रशिया का जो पोर्शन, रशिया ने जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहां के जो लोग थे वो जाके रशिया में जाके काम करते थे और इनकी फैमिली का काम चलता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलता था और लोग सर्वाइव कर रहे थे। वो उनका काम बिल्कुल बंद हो गया। 30% लोग गायब हो गए, वहां से बाहर डिस्टेबलाइज हो गए और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी था, जो भी पिन पॉइंट बॉम्बिंग या पिन पॉइंट डिस्ट्रक्शन जो ये जेलेंस्की कर रहे थे, वो स्टार लिंक की हेल्प से हो रही थी। रशिया को जितना नुकसान हुआ, अमेरिका के इंट के हेल्प से नुकसान कर पाए, नहीं तो रशिया से यूक्रेन किसी लड़ने में सक्षम नहीं था, बिकॉज प्रिसाइज इंटेलिजेंस मिलती थी अमेरिकन इंटेलिजेंस कंपनी से, जिससे उनको थोड़ा बहुत ये टक्कर दे पा रहे थे। अभी जहां तक ये सवाल है, देखिए अब रशिया का, अगर यूक्रेन ने तगड़ा नुकसान कर दिया जेलेंस्की ने, क्योंकि अब तो रशिया उनके मेन टारगेट डिस्ट्रॉय करेगा, बिकॉज एयर सुपीरियरिटी पूरी उसकी है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के एयरक्राफ्ट डैमेज नहीं होंगे, बिजाई जहां चाहेगा वहां डैमेज करेंगे। अब देखिए, जहां पर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो यूक्रेन की जनता सफर करेगी, यूक्रेन की जनता सफर करेगी। अब यूक्रेन ये अमेरिका प्रेसिडेंट से किस लिए पंगा ले रहे थे, कैसे ले रहे थे, समझ के बाहर की बात। और यूरोपियन देशों का रिएक्शन देखिए, सबने कहा है कि हम जस्टिस और शांति के लिए यूक्रेन के साथ हैं। किसी ने नहीं कहा कि हम यूक्रेन आपको हम आर्मामेंट देंगे जिससे आप लड़े। यूक्रेन के पास खाली अभी ड्रोन्स हो गए, यूएवी हो गए, जिससे अटैक करता रहेगा। अब जहां तक नाटो का सवाल है, लेकिन सर उससे कितने दिन ये लड़ाई वो जारी रख पाएंगे? तिवारी सर, उससे कितने दिन ये लड़ाई जारी रख पाएंगे? अगर अमेरिका का सपोर्ट चला गया और बाकी ड्रोन्स के जरिए आप कितने दिन लड़ाई जारी रख पाएंगे? कि देखिए, लड़ाई नहीं होगी, ये न्यूसेंस होगा। इनके पास ये फर्नीचर कंपनी में ये ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर्स के माध्यम से उसमें कुछ लोड कर देते हैं, तो छोटा छोटा डैमेज करते रहेंगे। 1000 ड्रोन, इनकी कैपेसिटी करीब 100 ड्रोन बनाने की होगी ये महीने में। तो जैसे ऐसे एक साथ एक लंप में, ग्रुप में भेजेंगे और थोड़ा सिचुएशन क्रिएट करेंगे, माइनर डैमेज करेंगे, कोई नंबर डिस्ट्रक्शन नहीं होगा यूएसए के लिए। लेकिन इस टाइप की वॉर जो है ना, ये न्यूसेंस है, लगातार चलती रहेगी। लेकिन कोई मिसाइल से अटैक या मेजर अटैक करना बहुत ही मुश्किल होगा। और पहले जिनकी यूक्रेनियन फोर्स जो रशिया में घुसी हुई है कोर्स में, इनका सप्लाई चेन अब धीरे से बंद हो जाएगा। जिस तरह जर्मनी की जो वर्ल्ड वॉर 2 में वहां जो हालत हुई थी, यूक्रेन फोर्सेज की भी होगी, जहां रुके हुए हैं अब किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तब यह वॉर थोड़ा कोशिश करेंगे दिखाने के लिए कि हमारे मोटिवेशन हाई है, हमारे लोग हमारी तरफ से हैं, और कितने फोर्सेज दूसरे देश के इनके साथ लड़ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे वापस आएंगे। तो लड़ाई का तो ये लड़ाई तभी चलती है जब तक कि इनको सपोर्ट हो, पैसा चाहिए और एमुनेशन चाहिए। अमेरिका एमुनेशन बंद कर देगा, इंटेलिजेंस खबर देना बंद कर देगा, इंटेलिजेंस इनपुट देना बंद कर देगा, ये वॉर अपने आप धीरे धीरे ठप हो जाएगी। समय भले अवश्य लगे और जेलेंस्की भी इतिहास में चले जाएंगे धीरे से। बिल्कुल, इन्होंने जो गलती की है, मैं तो भी सकता हूँ देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने राष्ट्र के प्रति व्यू से, तो लेकिन ये जो साइन होना था, कि साइन होने के लिए पूरे ट्विटर तैयार होता है, लेकिन वहां पर इनको ड्रेस के ऊपर कमेंट कर दिया और इस तरीके से उन्होंने रिएक्ट कर दिया। ये क्या है, किसके बल पर कर रहे हैं, ये हमारी समझ के बाहर है अभी। लेकिन फिलहाल यूक्रेन को, रोविंदर जी, बहुत बड़ा सवाल जो है, देखिए यहाँ पर ओपी तिवारी सर ने उठाया। उन्होंने कहा है कि किसके दम पर, मतलब पीछे से किसका सपोर्ट है? अगर अमेरिका नहीं है, अमेरिका सामने है जिनके साथ आप इस तरह से तल्खी आवाज में जो है बातचीत कर रहे हैं, तो पीछे से किसका सपोर्ट है? देखिए, चाइना ने अभी तक कोई बयानबाजी नहीं दी, उनकी तरफ से कोई बात सामने नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होगी। तो क्या लग रहा है कि चाइना का कोई इसमें, या फिर उसकी शांति को किस तरफ से देखें, क्योंकि ये भी एक नाम जो है हम अभी तक में नहीं रख पाए थे, तो कैसे देख रहे हैं इसे सर? देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं जी रोविंदर जी, आपसे सर। हाँ, जेलेंस्की जिस बेस पर अपना सपोर्ट या अपना पोजीशन बनाता है, वो तो ऑब्वियसली एक तो है आर्म्स एंड आर्मामेंट्स फ्रॉम अमेरिका और यूरोप, वो तो एक है। दूसरा जेलेंस्की का पॉइंट है यूक्रेन का कि हम यूरोप हैं। तो वो जो बेस बनाया है उन्होंने कि भाई हमें लड़ना है और आप सब मेरा साथ दीजिए, वो इसलिए कि हम यूरोप हैं और अगर हम गिरे तो यूरोप भी गिरेगा। हमारी हार का मतलब है यूरोप की हार, हमारी हार का मतलब है डेमोक्रेसी की हार एक तरह से, राइट? तो वो उस बूते पर चलते हैं। वन, सेकेंडली, यस, ये जो थी, देखिए ये जो मिनरल्स की बात है, इसमें एक्चुअली ओपनिंग जेलेंस्की ने ही दी थी अक्टूबर में। अक्टूबर में 6 महीने बाद इन्होंने अपना, सब पूछ रहे थे बाइडेन सरकार, नेटो वगैरह, ये तुम्हारा प्लान क्या है? इसने एक विक्ट्री प्लान बनाया, 6 महीने लगे, बड़े सब वेट कर रहे थे, 5 पॉइंट का। उसमें एक पॉइंट ये था कि हमारी जो माइंस हैं और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हैं जो सरकार की, उनमें हम अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करेंगे और
जो भी आएंगे प्राइवेट या प्राइवेट ही आएंगे अमेरिकन, वो उस माइन की या उस प्लांट की सिक्योरिटी का भी इंचार्ज हो जाए। ओके, जेलेंस्की ने ये प्रपोजल दिया था अपने विक्ट्री प्लान में। उनका अंदाजा यही था कि अमेरिकन आएंगे तो यहाँ बढ़ते जाएंगे तो फिर रशिया अटैक कम करेगा। नाउ ट्रंप जब आए, ट्रंप ने इस डील को, इस पॉइंट को बहुत बड़ा कर दिया। उन्होंने अपने हिसाब से सोचा, जैसे भी बात भी हो रही थी, एक तो है कि मैं पैसा वापस ले लूं, दूसरा मेरे को एक सप्लाई बेस मिल जाएगा क्रिटिकल मटेरियल्स और रेयर अर्थ मेटल्स का, जो कि चाइनीज कंट्रोल करते हैं। तो मेरे को अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपने एरो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब सेक्टर्स के लिए मिल जाएगा, और चाइना का जो चोकहोल्ड है इस सेक्टर पर वो कम हो जाएगा। तो ट्रंप के लिए बहुत अच्छी डील थी ये, अमेरिका के लिए, लेट्स से, राइट। जहां तक रही पैसे की बात, बाय द वे इसमें नंबर्स बड़े बोले जा रहे हैं। ट्रंप 350 बिलियन कहते हैं, बट ऑनेस्टली वो नंबर बिल्कुल गलत है। अमेरिका ने टोटल जो दिया है वो 140 से 200 बिलियन के बीच में दिया है। उसमें आधे से ज्यादा उन्होंने मिलिट्री का पैसा दिया है। यूरोपियन यूनियन ने करीब इतना या अमेरिका से ज्यादा पैसा दिया है इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, राइट। तो ये रही विक्ट्री प्लान और मिनरल्स का बैकग्राउंड। अब लेकिन सर, अभी जो ये मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जिस तरह से जो एक नाराजगी है दोनों देशों के बीच में रही, अब इससे एक ये है कि यूरोपियन देश भी बटे हुए दिख रहे हैं। यानी कि कोई सपोर्ट ट्रंप का करता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई सपोर्ट जेलेंस्की का करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सिचुएशन क्या बनने जा रहा है? और मैं चाह रही थी जानना कि चीन की चुप्पी क्या इन पूरी चीजों में कहीं ना कहीं मायने रखती है? कुछ मायने रखती है। देखिए, चाइना को तो फायदा हो रहा है ना। ये तो पूरा वेस्ट जो है, जिसे हम वेस्ट कहते हैं, ये इम्प्लोड हो रहा है। इम्प्लोजन होता है ना, अब अपने आप में ही ये अपने आप में ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। अमेरिका और यूरोप के बीच में जो बड़ी दरार आई है, चाइना का क्या रोल है अभी तक कोई खास दिखता नहीं, बट यस, यूक्रेन में कुछ होगा, यस, नो डाउट। एक जमाना था जब ड्रोन्स चाइना भी सप्लाई कर रहा था यूक्रेन को, राइट। वो कमर्शियल ड्रोन खरीद के शुरू करे हुए थे उन्होंने, रशिया भी खरीदा है। चाइना का रोल फिलहाल ये है कि रशिया को उसकी इकोनॉमी के लिए, उसकी इंजीनियरिंग के लिए, इन सब के लिए रशिया को उसका सपोर्ट मिल रहा है चाइना का। तो चाइना का वहां रहा। यूरोप की जहां तक बात है, यूरोप तो अगर आप देखें स्टेटमेंट जितनों की आ रही हैं सारी, मैक्रोन, नॉर्वे, स्पेन, ये सब कंट्रीज कह रही है, यूक्रेन, पोलैंड जो कि सबसे ज्यादा रशिया से डरता है, राइट। पॉइंट इसकी, यूरोप के जो देश है उन्हें लगता है कि उन्हें रशिया से बहुत ज्यादा खतरा है। अगर यूक्रेन गिरा तो हम भी अगली लाइन में हैं। दैट इज द इशू देयर। नाउ, जहां शुरू में बात हो रही थी नेटो एक्सपेंशन, एब्सोल्युटली यस। और ये पॉलिसी जो नेटो को एक्सपैंड करने की, ये केवल बाइडेन की नहीं थी, ये तो सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की चल रही है। इन्होंने अपनी कमिटमेंट के पीछे गए, इन्होंने उसको फ्लाउट किया। जब बर्लिन वॉल गिरी थी तब यह था कि ईस्ट जर्मनी तक भी नेटो नहीं जाएगा। उसके बाद आप ईस्ट जर्मनी तो छोड़िए, रशिया की जो छोटी छोटी निकली 3 बाल्टिक से, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उनको ले लिया। वॉर्सो पैक्ट की बाकी जो कंट्रीज थी वो बढ़ती गई। तो रशिया एक तरफ से डेफिनेटली फील कर रहा था कि मेरे को इनसर्कल किया जा रहा है, और बार बार वार्निंग्स दे रहा था रशिया। और यूक्रेन वाला केस, आई थिंक जैसे होता है ना, कैमल के बैक पे आखिरी स्ट्रॉ आया। नाउ, जहां तक बात रही, वंस अगेन आई कम बैक टू द डील की जो बात हो रही है, डील क्यों हुई। देखिए, जब ये गए, जेलेंस्की गया, डील का ड्राफ्ट रेडी था, पर वो ड्राफ्ट था फॉर द मिनरल्स वाली डील। उस डील का टाइटल मिनरल्स नहीं है। उस डील का जो ड्राफ्ट है, इट्स जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन, उसमें ये सारी चीजें थी। तो उसका ड्राफ्ट पे मोरलेस तालमेल बना हुआ था, जिसके लिए जेलेंस्की गया था। बट उसके आगे तो बात होनी थी ना कि सीज फायर हो तो कैसी हो, राइट, नेटो का हो तो सिक्योरिटी गारंटीज हो तो क्या हो। तो वो मामले का होमवर्क नहीं करा गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं तभी कि होमवर्क नहीं करा गया था, तेजी में थे। ये मीटिंग बाद में होनी चाहिए थी, उससे पहले इनके सीनियर एडवाइजर्स वगैरह को उसको हैश आउट करना था कि भाई हमें ओके कहां बात बनती है। तो ये आई थिंक एक मिस्टेक रही है अमेरिकन डिप्लोमेसी के कंडक्ट में। अब जहां तक लास्ट पॉइंट है, जहां तक बात रही कि अमेरिका यस आर्म ट्विस्ट करेगा, जैसे आई थिंक अभी तिवारी सर कह रहे थे, या दत्ता सर, या एमएसटन सर, या सिवाज सर, अमेरिका ओके, यूक्रेन के पास अभी कहा जाता है कि वेपन्स हैं फिलहाल, जो आपका क्वेश्चन था, टिल द समर ऑफ दिस ईयर, जो उनके पास फिलहाल है, ऑलरेडी शायद इतने हैं। अब शायद यूरोप दे ना दे वो बात अलग है। बट अमेरिका को अगर इसको सीज फायर के लिए कन्विंस करना था,
कि भाई तुम सीज फायर करो, ये इलाका तुम रशिया के लिए छोड़ोगे, ओके, और इसी पे डील होगी। अमेरिका सिंपल कहता है ऐसा है, स्टारलिंक है, कल से स्टारलिंक बंद कर रहा हूं, यूक्रेन की सारी आर्मी ठप हो जाती, क्योंकि स्टारलिंक ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका इंटेलिजेंस भी देता है, वो बात अलग है, बट जो सारी कम्युनिकेशन है यूक्रेनियन आर्मी की, ओके, कोऑर्डिनेशन है, वो स्टारलिंक द्वारा चल रही है। तो अमेरिका तो सिंपल कुड हैव सेड, अगर बात है ना आर्म ट्विस्ट करने की, दादागिरी है तो कर रहे हैं, करो, पर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने सीज फायर की बात को ज़ेलेंस्की जब हो रही थी तो उसको क्यों नहीं इन्होंने फाइन ट्यून करा, और सिक्योरिटी गारंटीज कैसे होनी है उनको करा। इन्होंने पहले तेजी से इस मिनरल्स डील पर चल दिए, और ट्रंप के विचार में शायद ये था कि मिनरल्स डील हो जाएगी, ऑफ कोर्स एक विक्ट्री होगी ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, सिक्योर सप्लाईज हो जाएंगे, और जब ये डील हो जाएगी तब ट्रंप के विचार में था, ये अमेरिकन पॉलिसी के, तब हम अगले कदम लेंगे कि भाई सीज फायर कैसी हो और सिक्योरिटी गारंटीज कहां हो। मिसमैच वहां ये हो गया कि ज़ेलेंस्की बोला ठीक है, मिनरल्स की तो अभी बात ही नहीं करी इन्होंने, कमरे के अंदर गए नहीं मिनरल्स की बात करने, वहां पे बात शुरू हो गई सीज फायर की और सिक्योरिटी गारंटीज की, और वहां पर ये गलती कर बैठे ट्रंप एंड ज़ेलेंस्की दोनों ही। सिवात सर जी, सिवात सर, इससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है अगर हम आने वाले टाइम में देखें तो? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ एक अच्छे रिलेशंस हैं भारत के, रशिया के साथ एक अच्छे रिलेशंस हैं, तो यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिलेशन है, तो ऐसे में अगर यहाँ से यहाँ नाराजगी है, मुश्किलें वहां खड़ी होती हैं, तो क्या भारत पे इसका इम्पैक्ट रहेगा? वाद की पॉलिसी करेगा, क्योंकि भारत के रिलेशन सबसे अच्छे हैं और भारत चाहते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये लड़ाई रुके। भारत का एक ही मकसद है कि किसी तरीके से ये लड़ाई रुके। अगर आप अमेरिका की तरफ से देखें, उसने वो क्या कर रहे हैं, अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से रूस को अपने पलड़े में किया जाए। रूस अभी जो है वो चीन के पलड़े में चला गया है, और धीरे धीरे, क्योंकि अमेरिका जानता है उसका एनिमी नंबर 1 चीन है, रूस नहीं है, और रूस क्योंकि चीन की तरफ चला गया है, वो इस डील करके वो किसी तरीके से रूस के को अपने पलड़े में लाना चाहते हैं, और उसके इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगा रखी हैं, आज सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक सैंक्शन किसी देश पे है तो वो रूस पे है, उसको कम करना चाहते हैं। मगर ये सच्चाई है कि अगर आप दो बातें और समझें कि ये सच्चाई है, जब 1990 के अंदर यूनिफिकेशन हो रहा था जर्मनी का, तो यूरोप चाहता था कि ईस्ट जर्मनी मिल जाए वेस्ट जर्मनी से, तो उससे परमिशन रूस ने देनी थी। रूस को ये वादा किया गया था जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका कि भाई नेटो जो है ईस्ट की तरफ नहीं आएगा, और इसी तरीके से यूरोप जो रशिया माना था यूनिफिकेशन, जो सोवियत यूनियन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बट इन एनी वे आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जिस डील पे रूस इसको सीज फायर करना चाहता है और जिस पे ज़ेलेंस्की करना चाहता है, वो दोनों बहुत अलग हैं। अगर आप रूस की बात करें तो रूस कहता है कि जितना इलाका हमने जीत लिया वो नॉन निगोशिएबल है, और दूसरा है कि ये एक राइटिंग में दिया जाए कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। और अब आप आए ज़ेलेंस्की की तरफ, ज़ेलेंस्की कहता है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, कि जो इलाका जीता है वो यूक्रेन का है, उसको वापस मिलना चाहिए और उसको एक सिक्योरिटी गारंटी मिलनी चाहिए, तभी बात होगी। तो ये इतना आसान नहीं है, ये तो पहला कदम था, मैं इस चीज से सहमत हूँ। ये जो अभी जो मटेरियल डील थी, जो रिसोर्सेज की डील थी रेयर अर्थ में, ये तो एक पहला स्टेप था। उसके बाद वो यूक्रेन को भी इन्वॉल्व करते, यूरोप को भी इन्वॉल्व करते, रूस को भी, तो क्योंकि ये एक प्रकार सीज फायर होना इतना आसान नहीं है। मगर ये समझना चाहिए इस सीज फायर जरूरी क्यों है कि यूक्रेन की सिचुएशन ग्राउंड पे इतनी अच्छी नहीं है। यूक्रेन धीरे धीरे ईस्ट यूक्रेन में जमीन और घुमाता जा रहा है। क्या यूक्रेन उसको कितनी मदद दे दो, क्या वो दोबारा वो इलाका जीत सकता जो हार गया? वो नहीं कर सकता जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होते, यूरोपियन नहीं जाते, अमेरिकन नहीं जाते। अगर वो जाते हैं तो फिर ये वर्ल्ड वार हो जाती है। तो ये सच्चाई है कि ये यूक्रेन के भी पक्ष में है कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी रुके, क्योंकि यूक्रेन कोई ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है लड़ाई के मैदान पे। और रूस जो है, जिसको हमने सब ने सोचा था कि रूस इतने दिन लड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है डिगमगा जाएगी, मगर सच्चाई है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो बेटर होगी, उसकी जीडीपी बेटर होगी, उसका जो रूबल है
वो एक प्रकार डॉलर से मजबूत होगा, तो वो तो लड़ने के काबिल है। मगर यूक्रेन जो है वो नहीं लड़ पाएगा अगर उसको अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये सच्चाई है कि अब मुझे लगता है कि जो हुआ है उसको फॉरगेट एंड फॉरगिव करके जेलेंस्की दोबारा आएंगे और ये जो रेयर अर्थ मिनरल की जो डील है ये होगी। नहीं श्रीवास्तव, आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो यहाँ पर बातें भी चल रही हैं कि देखिए दबी जबान में ही सही जेलेंस्की ने सॉरी तो कहा है, तो इस बेस पे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आएंगे जरूर वापस। बिल्कुल आएंगे और कोई चारा नहीं है। आप समझें अगर वो नहीं आते तो अपने देश में भी वो अनपॉपुलर हो सकते हैं। वो एक इमोशनल तो हैं क्योंकि आज तक वो लड़ गए हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जेलेंस्की इज आल्सो वेरी डिफरेंट और जेलेंस्की अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, मगर जेलेंस्की को पता है उनके पास और कोई चारा नहीं है। ये जो मिनरल डील है ये दोनों के फायदे में, अमेरिका के फायदे में भी है और एक प्रकार से जेलेंस्की के फायदे में ही यूक्रेन। तो वो वापस आएंगे, डील होगी और कहीं ना कहीं समझौता होगा। अगर नहीं होता तो फिर ये बहुत बड़ी सिचुएशन हो सकती है, ये लड़ाई बढ़ सकती है। तो इस लड़ाई के अंदर यूक्रेन को कोई अब फायदा नहीं हो रहा। हाँ, एक ही चीज जो मैंने बताई, कुर्स्क वो अभी तक होल्ड ऑन करा हुआ है। जो 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो रूस के अंदर वो घुस गया है, उसको उसने अभी तक मेंटेन किया है। पर बाकी जो ईस्ट यूक्रेन में वो धीरे धीरे घुमा रहा है। ये भी पॉइंट आया था को पैनलिस्टों की तरफ से कि जो डोनबास का डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खारासन जितना इलाका जीता है रूस ने, वो ज्यादातर रशियन स्पीकिंग है। वो लोग पहले भी रशिया की तरफ ज्यादा झुकाव था, तो वो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला अगर वो रूस के अंदर रहता है। जिस प्रकार से वंस अपॉन अ टाइम जो क्रीमिया था वो भी कई बार यूक्रेन का हिस्सा नहीं होता था जब सोवियत यूनियन इकट्ठा था। वो बिल्कुल सर, लेकिन देखिए देश के लोगों को भले ही फर्क ना पड़े, लेकिन देश के राष्ट्रपति अगर किसी देश के प्रधानमंत्री है उनको तो फर्क पड़ता है कि उनका देश जो है, जो एक बॉर्डर है वो छोटा हो गया, यानी कि उनका देश छोटा हो गया। ऐसे में जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अगर वो देश, वो इलाका जो रशिया के पास चला गया है वो उनके पास वापस ना लौटे। तो वो चाहेंगे कि वापस आए। तो जेलेंस्की तो कह रहे हैं कि मैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी है, जो इलाका रूस ने जबरदस्ती लिया है इंक्लूडिंग क्रीमिया, ये यूक्रेन पे वापस आना चाहिए। ये तो उनकी डिमांड है, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। मेजर जनरल संजय जी, देखिए श्रीवास्तव सर की ही बात को आगे बढ़ाते हुए मैं समझना चाहूंगी क्या आगे जो ट्रंप ने बात कही है कि आप थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए एक जुआ खेल रहे हैं, क्या है सर? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिएगा ताकि मैं और भी बाकी गेस्ट को यहाँ पर ले लूं। नहीं, आप जल्दी बोलने को बोल रहे हैं तो फिर बाकी गेस्ट को तो आप इतना टाइम दे रहे हैं, फिर ऐसे में नहीं, बिल्कुल संजय जी प्लीज आप बोलिए, क्योंकि आप अभी बोल रहे हैं जल्दी बोलो और फिर मैं बोल भी नहीं सकता। नहीं बिल्कुल संजय जी आप बोलिए। ओके, मैं जो स्टेटमेंट देता हूँ वो फैक्ट्स पे आधार पे देता हूँ। पहली बात, प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब क्रीमिया कैप्चर हुआ था यूक्रेन के प्रेसिडेंट नहीं थे, और क्रीमिया कैप्चर जब किया है उस समय पूरा अमेरिका और यूरोप क्यों नहीं रिएक्ट किया? उसका कारण यह है कि यही रूस ने नाटो को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाटो को एक ट्रांजिट बेस दिया था अमेरिकन रूसी टेरिटरी में। पोलियारोस जगह है, एयरबेस 3.5 साल के लिए। और वो क्यों दिया? क्योंकि पाकिस्तान ने सप्लाईज काट दिए थे जब वो अफगानिस्तान में था। ये नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जो बात हो रही है, तो जो नाटो का हम बात करते हैं। और दूसरा, ये कहां पर किस डॉक्यूमेंट में लिखित में है कि वो नाटो से ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होंगे? वो एक वर्बल स्टेटमेंट था। डिप्लोमेसी में हर जगह रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं, साइन होते हैं, 2-3 पार्टीज के होते हैं जो मेन पार्टीज हैं, और उसमें इंडिपेंडेंट ये जितने भी बाकी कंट्रीज हैं उसके साइन होते हैं। ये बेकर ने जरूर बोला था, लेकिन ऑन ग्राउंड वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट जरूर है बुदापेस्ट वाला जो न्यूक्लियर वेपन्स पास किए थे। दूसरा, जो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका घुसा है, वो जब घुसा है जब उसके ऊपर पर्ल हार्बर अटैक किया है जापान ने, और तब वो घुसा था। और वो इसीलिए क्योंकि उससे पहले वो आइसोलेशन मोड में जा रहा था। तीसरा, मैं एक और उदाहरण दे दूंगा फैक्ट के साथ। यही प्रेसिडेंट ट्रंप 2017 में तालिबान के साथ दोहा पीस टॉक्स की थी। ओके, और वो टॉक्स का नतीजा क्या निकला आज पूरे विश्व को पता है। उनके जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, जिनकी उन्होंने अभी सिक्योरिटी भी निकाल दी है, जिनको वो पीछे पड़ रखे हैं, उनके शब्द है कि ये बहुत गलत हो रहा है कि आप दुश्मन के साथ ये कर रहे हो, जबकि वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यही अमेरिका ने कराई थी। वहां पर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान, उनके साथ पीस टॉक्स में उनको नहीं बैठाया था, और सिर्फ तालिबान और यूएस कर रहे थे। इसमें पूरा यूरोप भी खिलाफ था। कहने का मतलब वो बिल्कुल फेल हो गई,
और आज वही तालिबान की दोस्ती किसके साथ है? रूस के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ। तो मैं एक उदाहरण ये दे रहा हूँ, फैक्चुअल डाटा दे रहा हूँ जी। कि जब भी ये कुछ चीजें होती हैं तो पुरानी हिस्ट्री और ये सब काम में आती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, ये जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं। देखिए, बॉसिसनेस से और डिक्टेटरशिप से कोई काम नहीं होता है। ये डिप्लोमेसी और डायलॉग जो हमारे प्रधानमंत्री का भी स्टेटेड एम है, इसपे आपको याद है G20 जब वो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, कितनी डिस्कशंस के बाद वो फाइनल डॉक्यूमेंट रेटिफाई हुआ था। ऐसे नहीं हो जाता है कि कोई किसी को धमकी देगा। सब बराबर है, हर प्रेसिडेंट बराबर है, किसी को नीचा नहीं दिखाया जा सकता है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने और वांस ने किया है। एनीवे, जो भविष्य में क्या होगा, मेरे को लगता है कि इसका इलाज निकलेगा। यूरोप देश सारे यूनाइट हो जाएंगे और कल जो ये जिस प्रकार चल रहा है, मेरे को लगता है अमेरिका फिर से आइसोलेशन मोड में जाने वाला है। कल मैं फिर दोहराता हूँ, अमेरिका के ऊपर जिस प्रकार, आप ये बताइए ये दोहरी टैक्टिक्स क्या है? एक तरफ आप वहां पर इजराइल को सारे हथियार दे रहे हो कि ये हमास को खत्म करने, ट्रंप ने अरब वर्ल्ड को एलिनेट कर दिया और उसका नतीजा ये होगा कि किसी दिन अमेरिका में अटैक होगा, टेररिस्ट अटैक। वो कब होगा मेरे को नहीं पता, हो जरूर होगा, हो सकता है 2 साल 3 साल। उसके बाद क्या यूरोप खड़ा होगा? क्या ये पुतिन खड़ा होगा अमेरिका के साथ? मेरे को लगता है कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये जो एक डिप्लोमेसी और डायलॉग है, इसको हर चीज को सोच समझ के साथ किया जाता है। और अभी उनकी टीम में सब यस मैन है। जब यस मैन एक टीम में होते हैं तो वो टीम, जो लीडर होता है या प्रेसिडेंट होता है, वो सोचता है वो बस फाइनल अथॉरिटी है। आज की तारीख में ये कीव में पूरी जनता, उनके ये एक पॉइंट उठा था, आप किसी भी चैनल में देख लिए, वहां की कीव की जनता अपने प्रेसिडेंट के साथ खड़ी है। वो एक इलेक्टेड लीडर है। वो बोलना कि वो जोकर है या वो डिक्टेटर है, उसको जनता ने इलेक्ट किया है। तो हम वहाँ यूक्रेनी लोगों को गाली दे रहे हैं अगर हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। ही इज अ इलेक्टेड लीडर। और 2014 में वो जेलेंस्की वहां पर नहीं बैठा था प्रेसिडेंट, जब ये यूक्रेन को, ये क्रीमिया को कैप्चर किया और साथ में ये डॉनबास का इलाका भी जो रूसी फोर्स घुस गई थी। तो ये बहुत इंटरनेशनल डायनामिक्स है। हम बैठे बैठे स्टेटमेंट्स जी ठीक है। मेजर जनरल विकी दत्ता जी सर, मेजर जनरल विकी दत्ता जी, आपके पास इस चीज को थोड़ा सा समझने के कि बस रशिया पर से क्या प्रतिबंध हट सकता है जो बाकी देशों ने लगा रखा है इस युद्ध के बाद से? देखिए, ऐसा कि जब भी अगर समझौता हो जाता है, पीस डील हो जाती है, जिस भी प्रकार हो, तो ये अंडरस्टूड है कि जो सैंक्शंस लगी हैं रशिया के ऊपर, वो आस्ते आस्ते हटेगी। अभी वो चाहे यूरोपियन यूनियन ने लगाई हैं, चाहे किसी और मुल्क ने लगाई है, जापान ने लगाई है, कुछ ने लगाई है, अमेरिका ने लगाई है, तो इंटरनेशनल सैंक्शंस हटेगी अगर रशिया अमेरिका की मदद से यूक्रेन के बीच में एक संधि हो जाती है और एक पीस फॉर्मूला एक्सेप्ट हो जाता है। तो फिर संभव है, तो फिर संभव है। माफ कीजिएगा जी, माफ कीजिएगा, मैं इस और डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी जी, माफ कीजिएगा, मैं उस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, समय इतना ही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने अपने पक्षों को, यानी के पॉइंट्स को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।